सो गुड मॉर्निंग। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है संसाधन भूगोल के अध्ययन उपागम या अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। अर्थात जो रिसोर्स ज्योग्राफी है उसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें, उसके अध्ययन का उपागम क्या हो। तो देखो, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट है संसाधन भूगोल, इसके उपयोग, इसका जो उपयोग और इसका जो उत्पादन है उसको हम दो दो प्रक्रम, दो विधियों से हम इसको कर सकते हैं। ये दो विधियां कौन कौन सी हैं आपकी? ये है पहली क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम। सिस्टमेटिक अप्रोच के माध्यम से पढ़ सकते हैं आप, और दूसरा इसको क्षेत्रीय उपागम के आधार पर पढ़ सकते हैं। तो क्रमबद्ध में क्या है? क्रमबद्ध में हम संसाधन स्पेसिफिक बात करते हैं, अर्थात जैसे कोई संसाधन है ना, तो वो कहाँ पे कितना पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और प्रादेशिक में क्या करेंगे? हम उस विशेष क्षेत्र विशेष, उसके क्षेत्र को वर्गीकृत करने का आधार कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पर हम उस क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली सभी संसाधनों का अध्ययन करेंगे। और वो जो क्षेत्र का जो निर्धारण है वो दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, एक होता है फॉर्मल रीजनल अप्रोच या रूपात्मक प्रादेशिक प्रदेश। तो यदि हम उसके आधार पर क्षेत्र को निर्धारित करेंगे तो वो जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा आपका रूपात्मक प्रादेशिक उपागम। और दूसरा, यदि हम उस क्षेत्र को उस वहाँ के पाए जाने वाले फंक्शनल रिलेशन या क्रियात्मक संबंधों के आधार पर निर्धारित करेंगे, तो इस प्रकार के जो अध्ययन उपागम होगा उसको बोलेंगे हम कर्मोपलक्षी या क्रियात्मक या फंक्शनल रीजनल अप्रोच। तो इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रमबद्ध जो है उपागम क्या है। क्रमबद्ध उपागम या सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है, ये देखते हैं। तो क्रमबद्ध उपागम या सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? क्रमबद्ध उपागम को जो दूसरा इसका नाम है वो है प्रकरण उपागम या टॉपिकल अप्रोच। इसमें क्या करते हैं? प्रत्येक संसाधन को पृथक पृथक टॉपिक्स या हेड्स में आप वर्गीकृत करते हो और उनका वर्णन करते हो। जैसे खनिज संसाधन जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, जस्ता आदि सभी एरियाज तथा ऊर्जा संसाधनों की जब बात करेंगे तो इसमें चाहे नवीकरणीय हो या अनवीकरणीय हो, जैसे कोयला हो गया, जलविद्युत हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, खनिज हो गया, आदि टॉपिक्स की हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि विश्व के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले, विश्व के चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ पर यदि ये संसाधन पाए जाते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इन खनिजों के उत्पादन और इनके उपयोग क्या होगा? जैसा लोहे का होगा लोह इस्पात उद्योग में, जलपोत निर्माण में, वायुयान निर्माण में, यंत्र निर्माण में, मशीनरी बनाने में आदि में अध्ययन किया जाता है। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या करते हैं कि संसाधनों का हम पृथक पृथक प्रकरणों में वर्णन करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो अप्रोच आता है रीजनल स्टडी की, प्रादेशिक उपागम, उसको बोलते हैं प्रादेशिक उपागम या रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें किसी भी प्रदेश को, किसी भी एरिया को या किसी भी रीजन को हम क्या करते हैं? अपने अध्ययन की इकाई मानते हैं। और रीजन क्या होता है? रीजन वो है, या निर्धारण कैसे करते हैं इसका? तो इसमें करते हैं कि किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न कारक हैं या विभिन्न वेरिएबल्स हैं, उनमें यदि कोई पर्याप्त समानता दिखाई देती है हमें, तो इसके आधार पर हम उस क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। अब वो समानता फॉर्मल भी हो सकती है या फंक्शनल भी हो सकती है। फंक्शनल का मतलब है कि उन सब, जैसे वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो ऑक्यूपेशन है, जो पेशा है या उनका जो व्यवसाय है, वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो एक फंक्शनल लिंकेज मिल गया कि यहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं उनमें से जो मैक्सिमम है वो टर्शरी सेक्टर के हैं या सेवा क्षेत्र के हैं। तो उसके आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हो क्षेत्र को, या फॉर्मली आप उस जगह को वर्गीकृत कर सकते हो कि वो एक देश है, एक राज्य है, एक जिला है, एक गांव है। ठीक है। तो प्रादेशिक उपागम में क्या होता है कि एक प्रदेश अध्ययन की एक इकाई माना जाता है। किसी भी प्रदेश के सभी संसाधन, खनिज, ऊर्जा, जैविक, अजैविक, कृषि, फसलें, जल, मानवीय संसाधन आदि को फिर उसमें अध्ययन किया जाता है।
अब इस उपागम में प्रत्येक प्रदेश के समग्र भौगोलिक व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस उपागम में प्रत्येक प्रदेश के समग्र भौगोलिक व्यक्तित्व को, ठीक है, वहाँ का वो जो क्षेत्र है उसकी ज्योग्राफिकल पर्सनैलिटी को आपने प्राइमेसी दी, प्रधानता दी। अब ये अध्ययन के दो उपागम हैं, कौन कौन से हैं? पहला उपागम है इसमें फॉर्मल, जिसको बोलते हैं रूपात्मक प्रादेशिक उपागम। इसमें क्या करते हैं, इस उपागम के अंतर्गत ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो। जैसे गंगा डेल्टा में कैसी जलवायु होगी? उष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है, वहाँ पर वर्षा क्या होगी? अधिक होगी, और एलुवियल मिट्टी पाई जाएगी, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी या कांप मिट्टी पाई जाएगी। तो इस प्रकार से समस्त गंगा डेल्टा में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ प्राकृतिक लक्षणों में समानता है। इस आधार पर उसको एक प्रदेश माना जाएगा और उसमें पाए जाने वाले सभी संसाधनों का वर्णन इसमें किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर बने बताते हैं आपको। जैसे गंगा का डेल्टा एक क्षेत्र हो गया, सतलज गंगा मैदान हो गया, चीन की यांगटीसी क्यांग घाटी हो गई, ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी डेल्टा हो गया, अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन हो गया, ठीक है। मेडिटेरेनियन एरियाज़ के क्षेत्र हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वो किस प्रकार की होगी? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी, तो जलवायु में एक समानता होगी ना। तो इस प्रकार के जो प्रदेश होते हैं, इस आधार पर जब प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मल रीजन या रूपात्मक प्रदेश। और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों का वर्णन जब किया जाएगा तो उस उपागम को हम बोलेंगे फॉर्मल रीजनल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, अर्थात संसाधन भूगोल का अध्ययन करने की रूपात्मक प्रादेशिक विधि या रूपात्मक प्रादेशिक उपागम। नेक्स्ट जो है इसमें अप्रोच, प्रादेशिक अप्रोच के अंतर्गत जो दूसरी अप्रोच है उसको बोलते हैं फंक्शनल रीजनल अप्रोच या क्रियात्मक या कर्मोपलक्षी, अर्थात उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर यदि प्रदेश का निर्धारण किया जाता है तो उसको बोलेंगे कर्मोपलक्षी प्रादेशिक उपागम। इस उपागम के द्वारा ऐसे भूभागों को एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्रफल में एक संसाधन या एक जैसा संसाधन उपयोग मिलता है। जैसे यूएसए का जो झील प्रदेश है जिसमें ग्रेट लेक्स हैं, महान झीलें हैं। सोवियत संघ का यूक्रेन प्रदेश है, ये अभी पहले यूएसएसआर में था, अभी ये यूक्रेन अलग से कंट्री है, ठीक है। फ्रांस का लोरेन है, जर्मनी का रूअर है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये किस लिए फेमस हैं? ये हैं आपके इस्पात और मशीन निर्माण उद्योग के लिए। तो ये एक हो गया इनका फंक्शनल रीजन, एक फंक्शन है जिसके आधार पर हमने ये क्षेत्र निर्धारित कर लिया। जैसे रूअर वैली है तो उसका जो आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर लौह इस्पात निर्माण उद्योग विकसित है, तो वो एक क्षेत्र हो गया। अब उस क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों का जब हम वर्णन करेंगे तो उसको उस संसाधन का जो अप्रोच होगा स्टडी का उसको बोलेंगे कर्मोपलक्षी प्रादेशिक उपागम, क्योंकि वो उस क्षेत्र के क्रियात्मक संबंधों के आधार पर निर्मित एक प्रदेश है। इसी प्रकार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र वेस्टर्न यूएसए की क्या है? कैलिफोर्निया वैली, जिसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग का केप टाउन, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी न्यूजीलैंड आदि जो हैं ये सभी भूमध्य सागरीय कृषि के प्रदेश हैं। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। तो जितने भी हैं ना ये सारे सेम प्रकार की कृषि करने वाले क्षेत्र हैं। तो ये किस प्रकार के क्षेत्र हो गए? ये हो गए फंक्शनल रीजन्स। इस प्रकार चाहे विनिर्माण प्रदेश हो या कृषि प्रदेश, इन सब में क्रियात्मक एक रूपता पाई जाती है। और इसी क्रियात्मक एक रूपता का अध्ययन हम किस में करते हैं? फंक्शनल रीजनल अप्रोच में। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसी सेम टॉपिक को। संसाधन भूगोल के जो अध्ययन के दो उपागम हैं, पहला हो गया क्रमबद्ध या सिस्टमेटिक, दूसरा हो गया रीजनल या प्रादेशिक। प्रादेशिक के पुनः दो उपागम हैं, पहला हो गया आपका फॉर्मल, दूसरा हो गया फंक्शनल।
अब क्रमबद्ध उपागम में क्या होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है, प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरण में बांटकर वर्णन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक संसाधन का अलग अलग टॉपिक्स में बांटकर अध्ययन किया जाता है, इसीलिए उसको टॉपिकल क्लासिफिकेशन या टॉपिकल अप्रोच ऑफ स्टडी भी बोलते हैं। जबकि जो रीजनल उपागम होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें संपूर्ण प्रदेश को एक इकाई माना जाता है और उसके समग्र भौगोलिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति दी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एरिया डिफाइन कर लिया उसके फॉर्मल रीजन्स के आधार पर या उसके फंक्शनल रीजन्स के आधार पर, और उसको फिर हम उसमें जितने भी रिसोर्सेज पाए जाएंगे उनको हम एक साथ पढ़ेंगे। जो फॉर्मल उपागम है या रूपात्मक उपागम है उसमें संपूर्ण प्रदेश में प्राकृतिक या आर्थिक लक्षणों की समरूपता के आधार पर विचार किया जाता है। जबकि जो फंक्शनल उपागम है या कर्मोपलक्षी उपागम है उसमें संबंधित क्षेत्र में संपादित समस्त कार्यों की इंटर रिलेशंस अन्योन्य क्रिया के द्वारा कार्यात्मक एक रूपता पर विचार किया जाता है। फंक्शनल यूनिटी या फंक्शनल उस पर एक रूपता पे विचार किया जाता है। लेकिन जो दोनों ये आपके उपागम है वो परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्लास में हम रिसोर्स ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, तो उनकी लिस्टिंग करके उनके ऊपर एक बार विचार करेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि संसाधन है क्या, और संसाधन की परिभाषा, संसाधन को परिभाषित करने के बाद में संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है वो देखेंगे। साथ ही जिमरमैन ने जो संसाधनों का वर्गीकरण दिया उसके ऊपर हम डिटेल से विचार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।